हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पर, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां हो रही होती है क्रिकेट फील्ड पर या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर। तो आज का माहौल बहुत ही गर्मा गर्म है। दो तीन इंपॉर्टेंट खबर जो पहले मैं आपको हेडलाइंस कर दूं कि आज इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका की सेकंड टेस्ट मैच शुरुआत हो रही है मैनचेस्टर में। एंड मज़ेदार बात यह है कि आपके बेसबॉल क्रिकेट के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है और सब लोग यही बोल रहे हैं कि इंग्लैंड हाउ दे विल ओवरकम एंड हाउ दे विल परफॉर्म, दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन दिस टेस्ट मैच। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है और उसमें एक चेंज किया है। मैथ्यू पॉट की जगह पर आपके ओली रॉबिन्सन को लाया गया है, क्योंकि ओली रॉबिन्सन की जो जनरली जो बॉल्स होती हैं वो एक अलग एक्स्ट्रा किक ऑफ लेती है, पिच में बाउंस एक अलग आता है उनका, तो खेलने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है प्लेयर्स को। और ओली रॉबिन्सन की पेस भी थोड़ा ज़्यादा है। मैथ्यू पॉट्स 130-135 के बीच में जनरली रहते हैं, लेकिन ओली रॉबिन्सन 140 तक जाते हैं और स्विंग करने की उनकी अलग ही लेवल की विशेषताएं होती हैं। तो जल्दी से हम नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से इनके प्लेइंग 11 का स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले तो आपके ओपनर होंगे, सेम ओपनिंग 11 के साथ वो गए हैं जो फर्स्ट टेस्ट मैच में थे। आपके लीस होंगे और आपके क्रॉली होंगे। उसके बाद आपके थर्ड नंबर पर ओली पॉप आएंगे, फोर्थ नंबर पर आपके जो रूट होंगे, फिफ्थ नंबर पर आपके जॉनी बेयरस्टो होंगे, सिक्स नंबर पे आपके बेन स्टोक्स होंगे, सेवन्थ पे आपके बेन फोक्स होंगे, एट्थ पे आपके रॉबिन्सन होंगे, नाइन्थ पे आपके ब्रॉड होंगे, टेंथ पे आपके लीच होंगे और 11th पे आपके जेमी एंडरसन होंगे। तो इंग्लैंड ने कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं की है और स्ट्रिक्ट टू द सेम स्क्वाड पे जा रहे हैं वो। जस्ट आपके मैथ्यू पॉट की जगह पे ओली रॉबिन्सन आ रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि बेसबॉल क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है कि हम ये लीग का गेम खेलेंगे या हम इस लेवल के प्लेइंग 11 खेलेंगे। देखिए, बेसबॉल क्रिकेट सिर्फ दो लोगों की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से बेसबॉल क्रिकेट हिट हुई थी। वो थे आपके जॉनी बेयरस्टो और जो रूट्स। जो रूट क्या करते थे कि वो एक एंड पे खड़े हो जाते थे और विकेट गिरने का मतलब एक सिक्योरिटी दे देते थे कि मेरे एंड से विकेट नहीं गिरेगी, और उधर से जॉनी बेयरस्टो अपना नेचुरल प्लेइंग अटैक गेम खेलते थे। बस यही था उनका बेसबॉल क्रिकेट। इसके बाद अगर बेन स्टोक्स आ जाते थे तो बेन स्टोक्स क्विक फायर 30-40 रन बनाते थे। जनरली वो यही रन बना रहे हैं फ्रॉम लास्ट, मैं 1.5-2 साल से देख रहा हूँ उनको। तो वो बड़े स्कोर्स बहुत कम जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। बेन स्टोक्स जैसा कि बता रहे हैं कि वो मेंटल इलनेस पे अभी भी काम कर रहे हैं और अभी भी वो फोकस रहते हैं अपने कैरियर को लेकर के, और थोड़ा से चिंतित होते हैं कि कैसे वो आगे सेप अप करेंगे या फिर कैसे वो आगे कोप अप करेंगे जो हाई एक्सट्रीम के प्रेशर मैचेस हो रहे हैं या फिर जो स्केड्यूलिंग की गई है आईसीसी के द्वारा इतने सारे मैचेस रख करके। तो वो अभी भी आज भी जूझ रहे हैं और कल परसों भी अपना एक बयान दिया था उन्होंने, जो कि मुझे लगता है कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश की गई थी कि हम इतना टफ क्रिकेट खेल रहे हैं और हम इतना हाई वोल्टेज सीरीज खेल रहे हैं इतने क्विक टाइम पे कि फोकस करना बहुत दिक्कत हो रही है। तो जिससे कि फैंस को लग सके कि नहीं, प्लेयर्स की पोटेंशियल पे कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू एक्सेसिव मैचेस वो प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है और एक आध मैच कभी कभी आदमी फेल हो जाता है। बात एक आध मैच की नहीं थी, बात थी बॉस जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने आपको हिला करके रख दिया था। सिर्फ 6 सेशन के अंदर मैच को खत्म कर दिया, वो भी एक इनिंग की डिफीट बहुत बड़ी डिफीट होती है। मैं हमेशा मानता हूं कि एक इनिंग की डिफीट और एक 10 विकेट की डिफीट, हमेशा इनिंग की डिफीट जो होगी वो बहुत ज़्यादा चुभती है प्लेयर्स को, क्योंकि आप सामने वाली टीम के एक इनिंग की मुकाबला आप 2 इनिंग मिला करके नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उसकी डोमिनेंस कितनी हेवी होगी। और जो वैरायटी लेकर आई है साउथ अफ्रीकन टीम अपने साथ, वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लुंगी एनगिडी, लाइन लेंथ, चैनल बॉलिंग, वो अपने चैनल से हटेंगे नहीं। अगर आपको एक एंड पे ऐसा बॉलर चाहिए जो 8-9-10 ओवर के स्पेल कर सकता है तो वो लुंगी एनगिडी है। ऑल्दो वो इंजर्ड हो जाते हैं लेकिन फोकस्ड रहते हैं वो अपने और चैनल बॉलिंग करते हैं। अगर आपको पेस, रॉ पेस चाहिए और एक क्विक शॉर्ट बस्ट का एक बॉलिंग यूनिट चाहिए जहां पे आपको 1-2 विकेट निकालने हैं, नोकिया आपके गो टू बॉलर होंगे। थर्ड नंबर पे आते हैं आपके रबाडा। रबाडा की जो स्पेशलिटी है कि वो 4 डायमेंशनल बॉलर है बॉस। आप स्विंग देख लीजिए, आप सीम देख लीजिए, आप लाइन देख लीजिए, आप लेंथ देख लीजिए, वो
ऐसा बॉलर है कि पेस है उसके पास, स्विंग है उसके पास, सीम है उसके पास और डिसिप्लिन है उसके पास। वो ऐसा बॉलर मिलना बहुत मुश्किल है। और इनसे एबव और ज्यादा खतरनाक में मुझे लगता है वो मार्को जैनसन। मार्को जैनसन ऐसा बॉलर है बॉस कि वो एक तो उसकी वो जो हाइट है और जो बॉल जिस 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 लेंथ से वो बॉल डिलीवर करता है वो बहुत ही ऑकवर्ड होता है बैट्समैन को। मैं हमेशा देखता हूँ ये हमेशा बड़ा शिकार ही करता है बॉस। विराट कोहली, जो रूट, ये इसी को ही फोकस करते हैं। मार्को जैनसन ने अपने ऑलराउंडिंग एबिलिटी से भी मैच को पिछला मैच को रुख मोड़ा था। मार्को जैनसन और आपके नोकिया दोनों ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अपनी यूटिलिटी दिखाई थी। तो इंग्लैंड को बहुत टफ टाइम का झेलना कर सकता अगर, और ये तो हुई फर्स्ट इनिंग की बात कि 4 पेसर के साथ। अगर सेकंड इनिंग में फिर अगर उनको फोर्थ इनिंग में बैटिंग करना पड़ा तो वहां पे महाराज है। और महाराज वो लीच टाइप के बॉलर नहीं है कि आपको विकेट मतलब सिर्फ एक एंड पे होल्ड करने के लिए रखा हुआ है। वो विकेट टेकिंग ऑप्शन बॉलर है, वो हमेशा आपके विकेट्स के लिए ही जाएगा। तो इंग्लैंड को बहुत ही चालाकी से और बहुत ही अच्छे से एक एक सेशन बाय सेशन अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी, तभी वो इस साउथ अफ्रीकन अटैक से वो बाहर निकल पाएंगे। और ओपनर्स को स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, ओपनर्स को बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ओपनर ही अगर मतलब 10-15 ओवर या 20 ओवर निकाल देते हैं तो फिर जो नीचे आने वाले जो बैट्समैन है ना उनको बहुत ही रिलैक्स होगा और बहुत ही ईजी होगा रबाडा जैसा, नोकिया जैसे को ओल्ड बॉल के साथ खेलना। क्योंकि न्यू बॉल के साथ अगर वो एक्सपोज हो जाए होंगे तो फिर उनका काम लग जाएगा। जैसा आप देख सकते हो फर्स्ट इनिंग में भी 40 ओवर के आसपास ही पूरी टीम ढेर हो गई। सेकंड इनिंग में भी वही हुआ, 45-40 ओवर में पूरी सेकंड इनिंग में इंग्लैंड पूरी ढेर हो गई। क्योंकि इंग्लैंड के पास रोकने वाले प्लेयर्स नहीं है सिवाय ओली पोप और आपके बेन जो रूट के। क्योंकि ये दो प्लेयर्स ही हैं जो खड़े होकर के रुक करके खेलते हैं, दोनों इनिंग है इनके पास। लेकिन बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, ये सारे प्लेयर्स अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और हिट मतलब सी द बॉल हिट द बॉल वाले प्लेयर्स हैं। तो ये हुई हमारी फर्स्ट खबर। सेकंड खबर ये है कि वीवीएस लक्ष्मण इंटरिम हेड कोच की तरह टीम के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ को कोविड पॉजिटिव हुआ है और वो अभी बेंगलोर में ही स्टे करेंगे जब तक कि उनकी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो टीम मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो लक्ष्मण को इंटरिम हेड कोच के तौर पे वहाँ पे भेजेंगे और रणनीति बनाने में हेल्प करवाएंगे कि किस प्लेयर को कैसे अटैक करना है, या फिर क्या हमारा गेम प्लान होना चाहिए, या क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, या हमारा क्या टोन होना चाहिए। टोन का मतलब है कि हम किस अप्रोच के साथ गेम खेलेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि किस टोन के साथ मैच पे आपको उतारना है। तो एक इंटरिम हेड कोच का मेन काम यही होगा कि एक प्लान देना, प्लान के साथ वो एग्जीक्यूट करना। कौन सा प्लेयर कैसा फील कर रहा है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसको क्या रोल देना है। क्योंकि टीम जब प्रिपेयर होती है तो सबसे पहला ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको क्या मिल रही है। अब आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी केएल राहुल को मिलेगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्काई को नहीं मिलेगी, या फिर उस मैच की परिस्थिति को देखते हुए स्काई को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया जाएगा। वरना स्काई का क्लियर रोल होगा, पंड्या का क्लियर रोल होगा, पंत का क्लियर रोल होगा, जडेजा को क्या करना है उसका क्लियर रोल होगा। लेकिन मैच डे पे क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करेगा कि वो कैसा खेलते हैं और क्या एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान्स को। तो एक बीसीसीआई की एक अच्छी मूव है कि मैं सराहना करता हूं कि बीसीसीआई की कि वो प्लेयर्स के साथ साथ कोच भी डेवलप कर रहे हैं। एक टाइम पे 2-2 कोच हो रहे हैं। आपके बड़े टूर्स होते हैं तो द्रविड़ जाते हैं, और अगर आपके छोटे टूर्स होते हैं तो जहाँ पे इंडिया अपनी बी टीम भेजती है या इंडिया अपनी रेगुलर टीम के साथ नहीं जाती है, वहाँ पर इंटरिम कोच के तौर पे या फिर आपके प्लेयर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके कोच को भी बदला जाता है। और वहाँ पर कोच का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि जो छोटे टूर्स होते हैं वहाँ पर प्लेयर्स मतलब रेगुलर कैप्टन तो खेल नहीं रहा होता है, तो वहाँ पर एक ग्रुप बनाने के लिए, क्योंकि जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं ना वो सभी एक ही एज ग्रुप के होते हैं, तो कोई किसी का बात मान रहा है किसी का नहीं मान, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ये कितना भी आप कोई भी कुछ भी बोल ले, लेकिन ईगो प्रॉब्लम्स होते हैं। हर का मेंटालिटी अलग है, हर का एबिलिटी अलग है, हर का एटीट्यूड अलग होता है। तो
उसको बाउंड करने के लिए एक आपको हेड कोच या हेड मास्टर की जरूरत होती है, और वो काम लक्ष्मण बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक। उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो अच्छा करते रहेंगे। तो बहरहाल अब अपन अपने दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खबर, एशिया कप का जो 28 को मैच है, तो उसके लिए प्लेइंग 11 इंडिया की क्या होगी और इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो मेरे ख्याल से जो प्लेइंग 11 होगी, तो ओपनर्स आपके केएल राहुल और आपके रोहित शर्मा ही होंगे। नंबर 3 पर विराट कोहली आएंगे, नंबर 4 पर स्काई होंगे, नंबर 5 पर आपके पंत होंगे, नंबर 6 पे पांड्या होंगे, नंबर 7 पर आपका रविंद्र जडेजा होंगे, नंबर 8 पे ये एक ट्रिकी सवाल है कि कौन होना चाहिए। दीपक हुड्डा मेरे ख्याल से उस पोजीशन पे मोर ऑफ द बॉलर चाहिए, बैट्समैन नहीं चाहिए जो स्ट्रांग बॉलिंग हो। ठीक है, तो दीपक हुड्डा नहीं होंगे 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे आपके दिनेश कार्तिक भी नहीं होंगे, क्योंकि दिनेश कार्तिक की 8वें नंबर पे कोई यूटिलिटी नहीं बनती है, तो वो भी खारिज हो जाते हैं। अब आते हैं 8वें नंबर पर आपका बेस्ट ऑप्शन है आवेश खान, रवि बिश्नोई और आपके रविचंद्रन अश्विन। तो जो मुझे सिनारियो देख करके लग रहा है कि यहाँ पर टीम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के साथ जाएगी, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को एक मतलब हाई लेवल वोल्टेज मैच खेलने का एक्सपीरियंस है। अगर यहाँ पर बांग्लादेश या अफगानिस्तान या फिर हांगकांग, मतलब जो भी टीम क्वालिफाई की है एशिया कप के लिए, वो होती, तो एक बार रिस्क लिया जा सकता था रवि बिश्नोई के साथ उतर करके, क्योंकि रवि बिश्नोई अलग टाइप के लेग स्पिनर है, उनकी हाइट शॉट है और वो एक अलग एंगल से बॉलिंग करते हैं, चहल टाइप के नहीं है वो। तो चहल क्योंकि पेसी है, मतलब उनका उनकी उनकी जो बॉल डिलीवरी है वो 90 प्लस होती है, 95 प्लस होती है, लेकिन रवि बिश्नोई की 75, 80, 85 ये रेंज पे बॉलिंग करते हैं वो। तो डिफरेंट टाइप के लेग स्पिनर है वो, तो वहाँ पे ट्राई कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पे टीम मैनेजमेंट बिश्नोई की जगह पे आपके रविचंद्रन अश्विन को ही उतारेगी, और 3 पेसर के साथ इंडिया इस मैच में उतरेगी। तो नंबर 8 तो आपके होंगे अश्विन। नंबर 9 पर हम आते हैं। नंबर 9 पर आपके होंगे भुवनेश्वर कुमार, इंडिया के पेस स्पीयर हेड। 10वें नंबर पर आपके अर्शदीप सिंह होंगे, कि एक लेफ्ट आर्म, टॉल एंड लेफ्ट आर्म, और एक और उसकी यूटिलिटी ये रही है कि वो कभी भी बॉलिंग कर सकता है, ओपनिंग बस्ट में भी आ सकते हैं, मिडिल में भी फेंक सकते हैं, और डेथ ओवर की भी स्पेशलिस्ट है वो, तो उसको लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं आवेश खान को नहीं रखूंगा नंबर 10 पे, क्योंकि आवेश खान डेथ बॉलिंग पर वो कारकर्दगी उनकी नहीं है और उनको कोई भी हिट कर सकता है। लेकिन अर्शदीप एक प्लान्ड वे में बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर स्पेशलिस्ट है। उसके बाद आपके लेफ्ट आर्म का एक अलग एंगल बनता है, तो वो बेनिफिट भी उनको मिलेगा। राउंड द विकेट, ओवर द विकेट आकर के भी बॉलिंग कर सकता है वो, और उसको मारना उतना आसान नहीं होगा। तो नंबर 10 पर अर्शदीप को रखना चाहूंगा मैं। नंबर 11वें पे युजवेंद्र चहल होंगे, जो आपके प्रीमियर बॉलर होंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल आपकी जो प्लेइंग 11 है वो इस तरह से बन रही है, और 3 पेसर हैं इसमें, 3 आपके स्पिनर हैं इसमें। अब बात करते हैं टीम इंडिया की स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ जो मुझे नजर आ रहा है फ्रेंड्स, वो ये आ रहा है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उसके मिडिल ऑर्डर्स। वहां पर किसी भी टीम के पास इतना स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर नहीं है जो टीम इंडिया के पास है। मतलब यू नेम देम, और आप उस मिडिल ऑर्डर को कभी भी रिसफल कर सकते हो, कभी भी किसी भी पोजीशन पर खिला सकते हो। आपके पास मिडिल ऑर्डर में मैं 4 नंबर से काउंट करूंगा, स्काई, पंत, पांड्या एंड जडेजा। ये चारों प्लेयर्स इंडिया की स्ट्रेंथ है, और ये 4 में से आप किसी को भी मतलब 2 को अगर निकालते हैं तो टीम इंडिया का बैलेंस खराब हो जाएगा। जडेजा और आपके हार्दिक पांड्या। अगर हार्दिक पांड्या की जो यूटिलिटी है ना, वो उसको आप कम मत आकिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या बॉलिंग में जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, और जो उसकी स्पेशलिटी है, मैं हार्दिक पांड्या की स्पेशलिटी बोलता हूँ उसको, क्योंकि मैं जब से हार्दिक पांड्या डेब्यू किया है 2015-16 के बाद से, तब से मैं उस प्लेयर को देख रहा हूँ। वो जो बाउंस उसको मिलती है, मतलब जो बाउंसर होती है उसकी, वो बहुत तीखी होती है। वो बोलता है, सीधा बोलता है, भाई मारना है मार, मैं यहीं पे बॉल करूंगा, आपको हुक करना है, आपको पुल करना है, पुल करिए, 6 मारिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लैंड के सीरीज में भी उन्होंने यही काम किया था। लिविंगस्टोन, जॉनी बेयरस्टो, इन सबको बाउंस आउट ही उसने किया था। आपके स्टोक्स जिस मैच में खेले थे उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया था। तो हार्दिक पांड्या की जो यूटिलिटी है वो बहुत ही जबरदस्त यूटिलिटी है। अगर इस टीम में हार्दिक पांड्या नहीं होंगे तो टीम का बैलेंस बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा।
फिर आप जोड़ तोड़ में निकलोगे कि किसको क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह जो डेथ स्पेशलिस्ट है उससे वो आपकी टीम में है नहीं, तो वो आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। हर्षल पटेल को आपने बहुत सालों से T20 स्पेशलिस्ट रखा हुआ है, वो भी नहीं है, तो उससे भी आपको डिसएडवांटेज मिलेगा। तो भुवनेश्वर कुमार और मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या, ये दोनों आपके स्पीयर हेड होंगे और ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे आपको, मुझे जो लग रहा है। अर्शदीप को टीम 10 ओवर के बाद लेकर आएगी और वो रेगुलर बॉलिंग करेंगे 10 to 20 के बीच में, जो मुझे लग रहा है। अगर पाकिस्तान वाले मैच में मुझे लग रहा है कि हाँ अर्शदीप को पहले मिलेगा, क्योंकि वहां पे छेड़खानी टीम नहीं करना चाहेगी, क्योंकि कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देना चाहेगा। तो वो आपके स्टार्टिंग के जो मुझे लग रहा है कि पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार फेंकेंगे, दूसरा अर्शदीप फेंकेंगे, तीसरा फिर भुवनेश्वर आएंगे, चौथा अर्शदीप फेंकेंगे, पांचवा भुवनेश्वर फिर होंगे, और छठवें पे आपके हार्दिक पांड्या को टीम लाएगी, या फिर पहला दूसरा पे आपको अश्विन वहां पे नजर आ जाएंगे और अश्विन के साथ ही टीम इंडिया जाएगी भुवनेश्वर कुमार के साथ। तो देखना होगा कि उस दिन पे इंडिया बैटिंग कर रही है बॉलिंग कर रही है। अगर फर्स्ट बैटिंग बॉलिंग इंडिया करती है तो अश्विन और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी उतरेगी, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अप फ्रंट विकेट अगर मिल जाती है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान पूरी एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास आपके बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फकर, ये 3 प्लेयर ही हैं जो पाकिस्तान को ये न्यूक्लियस है पाकिस्तान की टीम की, कि अगर ये तीनों को अगर आप ढेर कर देते हो तो नीचे जो आने वाले बैट्समैन है वो उस तरह के नहीं है कि वो इनिंग को बिल्डअप कर सके और लास्ट में फिर हिटिंग का फायदा उठा सके। वो मतलब फिर हिटर्स ही हैं उनके पास। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो मिडिल ऑर्डर है। बात करते हैं अब वीकनेस की, कि वीकनेस तो जो मुझे नजर आ रहा है कि वीकनेस बहुत सारे हैं अगर आप उसमें से निकालना चाहें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा और KL राहुल दोनों फॉर्म में नहीं है, बहुत समय के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों फॉर्म में नहीं है। नंबर 3 पे विराट कोहली भी फॉर्म पे नहीं है। तो ये 3 जो इंडिया की है वो फॉर्म में नहीं है। चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें नंबर तक टीम इंडिया के पास बैटिंग लाइनअप है, वो इंडिया की मजबूत पक्ष है। तो ये जो तीनों है, ये तीनों अगर परफॉर्म नहीं आती है तो ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा अगेन फिर इन टीम, जो फिर T20 वर्ल्ड कप में जो हुआ था इंडिया के साथ पाकिस्तान वाले मैच में और न्यूजीलैंड वाले मैच में, कि ओपनर्स और आपके मिडिल ऑर्डर्स, मतलब ओपनर्स अगर बिखर जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में सारा प्रेशर आ जाता है और फिर वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करने और स्ट्रोक करने में ही पूरा ओवर्स निकाल देते हैं, और फिर जब हिट करने की बारी आती है तो फिर विकेट उनकी चली जाती है और फिर टीम इंडिया एक मिडिल में ही फंस जाती है। तो यहाँ पर ये चीज को देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा कैसा है, क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो वीकनेस मुझे नजर आ रहा है कि टीम इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इस मैच को लेकर के। पाकिस्तान के पास उतना प्रेशर नहीं है, टीम इंडिया के पास ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि विराट कोहली को निकाला ही गया था इसलिए ये बोलकर के कैप्टेंसी से कि भाई आप कोई लॉरल्स लेकर नहीं आ रहे हैं, ऑल्दो वी आर विनिंग ऑल द मैचेस, बट हम कोई टूर्नामेंट नहीं जीत रहे हैं, बड़े टूर्नामेंट्स ICC के जो भी हुए। तो यहाँ पर उनको डबल प्रेशर होगा रोहित शर्मा पे कि उनको टूर्नामेंट निकालना है, उनको पाकिस्तान को भी हराना है, और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आपको क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टीम मतलब BCCI आपसे क्या डिमांड कर रही है और आप किस लिए टीम पे कैप्टन बनकर आए हो, ये उनको डे 1 से उनको क्लियर कर दिया गया है। अगर वो नहीं लेके आते हैं तो फिर टीम इंडिया को बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी और टीम एक तरह से टूट सकती है या बिखर सकती है। तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर, एक एक्स्ट्रा बगेज, एक एक्स्ट्रा लगेज के साथ, बैगेज के साथ रोहित शर्मा कैरी कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो और उस पर दूसरा सुहाने पे सुहागा हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं, एज उनके साइड पे नहीं है और ही इज ऑलरेडी 35-36। तो एज के अगर मतलब एक प्लेयर होता है जिसका जो रिकवरी होती है, अगर 25 साल का 22 साल का कोई लड़का है तो उसकी रिकवरी फास्ट होगी, लेकिन 30-35 साल का 35-36 साल का कोई है तो उसकी रिकवरी स्लो होगी। और रोहित शर्मा की जो इंजरी है वो हर तरह की इंजरी से वो जूझ चुके हैं, आप पास्ट में उनका देख सकते हैं। तो रोहित शर्मा और KL राहुल, ही इज द बिगेस्ट थ्रेट, वीकनेस पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, कोई बड़ी इनिंग आई नहीं है, कोई लंबी इनिंग खेला नहीं है, तो वहां पर इनको एक वीकनेस लगेगी। दूसरा जो वीकनेस मुझे नजर आता है टीम इंडिया पे वो है उनकी बॉलिंग, जो कि बॉलिंग बहुत कमजोर हुई है आपके रेगुलर बॉलर्स के जाने से। हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह और आपके मोहम्मद सामी, ये सारे
जो बॉलर्स थे ये बहुत लंबे समय से टीम इंडिया के साथ खेल रहे थे, और जो अभी जो बॉलिंग यूनिट बनी है वो बहुत ही लेटेस्ट और न्यू बॉलिंग अटैक बनी है टीम इंडिया की। तो एक इनएक्सपीरियंस है, हाई वोल्टेज ना मैच खेलने का उनको ज़्यादा अनुभव नहीं है। अर्शदीप ने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है इंडिया के लिए, युजवेंद्र चहल इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया का हाई वोल्टेज सीरीज मैचेस खेले नहीं है। उसके बाद आपके रविंद्र जडेजा को टीम इंडिया किस तरह से यूज़ करती है, हार्दिक पांड्या को किस तरह से यूज़ करती है, तो एक इनएक्सपीरियंस है। अगर उनको मार पड़ना चालू हो गया तो फिर उस समय पे कैसा वो बाउंस बैक करते हैं वो देखने लायक बात होगी। तो स्क्वाड इंडिया का अच्छा है, बट टेस्टेड एंड ट्रायल एंड प्रूव्ड नहीं है, दिक्कत यहाँ पे। अगर प्रूव्ड होता तो फिर कोई चैलेंज नहीं है। और जो प्रूव्ड प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जैसा कि बैटिंग में आप देख सकते हो। विराट कोहली को किसी को प्रूव करने देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। रोहित शर्मा को किसी को प्रूव देने की जरूरत नहीं है कि वो बड़े मैच में कैसा खेलता है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। केएल राहुल का भी सेम वैसा ही है। स्काई कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन जो मेरे को जो लगता है इस मैच का और इस सीरीज का जो तुरुप का इक्का होंगे वो होंगे आपके हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत। ये दो प्लेयर मुझे लग रहा है कि ये डेडली हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते हैं, और दोनों मतलब हार्दिक पांड्या ने तो वो मैच्योरिटी दिखाई है कि वो कैसा भी नहीं खेल सकता, वो बिल्ड भी कर सकता है। अगर आपके स्टार्टिंग के ऊपर के 3 विकेट गिर जाते तो चौथे पे आप पांड्या को भेज सकते हो, वो मैच्योरिटी से विकेट को गिरने नहीं देगा फिर। और वो अगर सेट हो गया तो फिर वो लंबा जाता है, 60-70 रन के इनिंग के आसपास खेलता है। तो हार्दिक पांड्या मेरे को इस मैच का और इस इंडियन टीम का तुरुप का इक्का नजर आ रहे हैं। उसके बाद ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत एक मैं बोलता हूँ उसको वो ना एक थ्रेट की तरह है, एक मतलब एक खतरा है। जिस लेवल पे आपके सहवाग हुआ करते थे, जिस लेवल पर आपके शाहिद अफरीदी हुआ करते थे कि नीचे डाउन द लाइन ऑर्डर आकर के, मतलब जब तक वो है तब तक आप जीत नहीं सकते, ये तो वो बता चुका है। आप अपने आप को इन मत करिए कि आप जीत चुके हो मैच किसी भी पोजीशन पे। अगर इंडिया के 0 पे 4 विकेट भी गिर गए हैं और पंत वहां पे खड़ा है तो आप उसको नेगेट नहीं कर सकते, या फिर आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैच जीत चुके हैं जब तक पंत खड़ा है। क्योंकि पंत एक अलग लेवल का प्लेयर बन चुका है, और एक डर का मतलब डर सामने वाली टीम को डरा करके खेलता है वो, कि बॉस कहीं भी फेंको, मेरे को अगर मारना है तो मैं मारूंगा, चाहे आप कितने भी बड़े बॉलर हो, या चाहे आप कितने भी बड़े रेपुटेशन के साथ आ गए, या आपकी कितने भी पेस है। ये उसने इंग्लैंड में भी जाके दिखाया, ये उसने आईपीएल में भी दिखा रखा है। तो लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में पंत को अभी प्रूव करना बाकी है। T20 में उसने टेस्ट में परफॉर्म करके दिखा दिया, उसने ओडीआई में करके दिखा दिया, लेकिन T20 में अभी उसका बाकी है। और एक मैं सरप्राइज एलिमेंट देखना चाहता था कि अगर केएल राहुल फिट नहीं है या फिर अगर फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि ऋषभ पंत को आप ओपनिंग स्लॉट पर दीजिए। लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन भी होगा, बॉलर्स को भी दिक्कत आएगा, क्योंकि इंडिया की नंबर 4 तक सारे राइट हैंडर्स हैं, राहुल, रोहित, विराट एंड आपके सूर्य कुमार यादव। तो एक लय को भी तोड़ेगा अगर पंत ओपनिंग पर आते हैं। इंग्लैंड में पंत ओपनिंग कर चुके हैं, तो मुझे लगता है अगर राहुल फिट नहीं है या अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो राहुल नीचे आ सकते हैं और पंत को ऊपर भेजा जा सकता है। तो उससे एक क्या होगा कि रोहित शर्मा पे एक्स्ट्रा जो प्रेशर है वो बिल्डअप नहीं होगा, क्योंकि राहुल भी फॉर्म में नहीं है और रोहित भी फॉर्म में नहीं है, तो दोनों पर ज्यादा प्रेशर होगा अगर बाउंड्रीज नहीं आ रहे हैं स्टार्टिंग में। लेकिन पंत तो अगर को आप उसको ऊपर भेज देते हो तो आपका एक एंड से खुलना चालू हो जाएगा, एंड रोहित अपना टाइम दे सकते हैं सेटल होने के लिए। क्योंकि सेटल होने के बाद रोहित शर्मा क्या कर सकता है ये सभी लोग जानते हैं, वो अलग ही लेवल का प्लेयर बन जाता है। वो उसके बाद फिर उसके जैसा हार्ड हिटिंग और उसके जैसा इजीली 6 मारने वाला प्लेयर दुनिया में नहीं है। कि मैं उसके जैसा 6 हिटिंग एबिलिटी मैं बहुत कम लोगों में देखा हूं, और वो सिर्फ इस तरह से हिट करता है कि बैट्समैन मतलब क्रिस गेल टाइप से हिट होती है फिर, कि एक ओवर में 2-2 3-3 छक्के लगा रहे हो। तो यहाँ पर और नीचे जो अगर ऋषभ पंत ऊपर चले जाते हैं तो नीचे आप बोलोगे कि थोड़ी टीम इंडिया कमजोर हो जा रही है, लेकिन कमजोर नहीं है, क्योंकि स्काई और आपके हार्दिक पांड्या ये दोनों टीम को संभाल सकते हैं, दोनों टाइप की इनिंग खेल सकते हैं दोनों। तो मुझे जो लग रहा है कि अगर राहुल फिट नहीं है, मतलब मैच फिट नहीं है, या फिर अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आप पंत को भेज सकते हो। तो ये इस टीम इंडिया की स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है। अब बात करते हैं जो बेंच स्ट्रेंथ है टीम इंडिया की।
दीपक हुड्डा को भी आप, जैसे विराट कोहली अगर 2-3 मैच में नहीं खेल रहे होते हैं और फ्लॉप होते हैं, तो दीपक हुड्डा का वहां पे यूटिलिटी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डर कर नहीं खेलने वाला है और अपने लिए नहीं खेलने वाला है कि हाँ मैं अपने लिए पहले खेल रहा हूँ, सेट हो रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सेटल होने की। क्योंकि विराट कोहली आज की डेट में अपने लिए अभी खेल रहे हैं, वो पूरे कैरियर वो टीम के लिए खेलता आया है बॉस, लेकिन अभी जिस फॉर्म से वो गुजर रहा है तो उसे भी टाइम चाहिए होता है कि सेटल होने के लिए कम से कम 5 से 7 बॉल, और ये 5 से 7 बॉल सेटल होने के लिए अगर वो उस पर सेटल नहीं होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टीम स्ट्रगल करती है रन रेट को लेकर के और आपके इनिंग को पेसअप करने के चक्कर में। तो वहां पर दीपक हुड्डा अगर आ जाता है तो दीपक हुड्डा फ्री होकर के खेलते हैं। मैंने देखा है कि वो अगर उसको बॉल मिला तो फर्स्ट बॉल पर 6 मारेगा, जैसा वो मोइन अली के साथ फर्स्ट T20 में इंग्लैंड के साथ हुआ था कि रोहित शर्मा आउट हुए और इंग्लैंड को लगा कि बॉस अब तो हमारे मैच पूरे कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि नीचे डाउन द लाइन इंडिया में सभी इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन दीपक हुड्डा आया और आते ही अटैक सामने वाली टीम पर डाल दिया उसने। डर करके नहीं खेलती है टीम इंडिया, ये चीज तो मैंने देख रखा है कि डर करके वो नहीं खेलते, चढ़कर ही खेलेंगे। भले वो 3 विकेट गिर चुके हैं तो चौथा विकेट भी गिरने के लिए उनको रेडी है, खोने को रेडी है वो। और दीपक हुड्डा थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो इंडिया को यहाँ पे डबल एडवांटेज होगा। लेकिन स्टार्टिंग में मैं दीपक हुड्डा को खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिनेश कार्तिक की जो यूटिलिटी है वो बन नहीं रही है, क्योंकि अगर इंडिया के पास कीपर नहीं होता तो फिर तो बेस्ट थे दिनेश कार्तिक की। इंडिया को कीपर भी मिल गया और लोअर डाउन द ऑर्डर एक मैच विनिंग इनिंग खेलने वाला प्लेयर भी मिल गया। तो दिनेश कार्तिक की भी टीम में जगह बन नहीं रही है। आवेश खान इनएक्सपीरियंस है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं कर सकते हैं अभी, मतलब उस लेवल पर कि वो आपको श्योर शॉट मैच जिता सकते हैं। मतलब ही इज अ डाइसी बॉस, किधर भी जा सकते हैं। तो इंडिया के लिए भी भारी पड़ सकता है और सामने वाली टीम के लिए भी भारी पड़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको वो अपॉर्चुनिटी या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। फिर आते हैं बिश्नोई पे। तो बिश्नोई पे एक ट्रिकी है कि वो खेल भी सकता है, नहीं भी खेल सकता है। 8वें नंबर के लिए मुझे लगता है बिश्नोई बेस्ट। अगर चहल को इंजरी होती है या होती है तब तो वो श्योर शॉट बिश्नोई के ऊपर जाएंगे, नहीं तो बिश्नोई की भी जो जगह बन रही है टीम में वो तभी बनेगी जब कोई इंजर्ड हो या फिर कोई आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो। और मुझे नहीं लगता है कि अभी बिश्नोई को वो जगह मिलेगी जब तक कि अश्विन खेल रहा, क्योंकि अश्विन के साथ एक मार्जिन है कि 8वें नंबर पे वो थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकते हैं। मतलब 7वां नंबर का बैट्समैन अगर बचा है और 20-25 रन चाहिए तो अश्विन वहां पर ये चीज एश्योर कर सकता है कि हाँ वो सिंगल डबल मैनूवर कर सकता है और टीम को वहां से वो सामने वाले जो 7वें नंबर पर बैट्समैन है उसको वो चांस दे सकता है कि आप हिट करो, मैं अपने एंड पे सिंगल डबल लेकर के आपको स्ट्राइक देता रहूंगा। क्योंकि कभी कभी मैच ऐसा फंस जाता है कि जब आपके पास बैट्समैन नहीं बचता है और एक एंड से आपका स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा है और सामने वाला बैट्समैन हिट नहीं कर पा रहा है या उसको स्ट्राइक नहीं मिल रही, तो वो फिर बॉल आउट हो रहा है। बॉल आउट का मीन्स बॉल उसके पास कम बच रहे हैं तो वो फिर आड़ा तिरछा शॉट खेलने में लग रहा है। बैट्समैन को एक चीज की एश्योरिटी अगर मिल जाती है ना कि हाँ सामने से मेरे को अगर मैं सिंगल लेकर के उसको घर चला गया तो अगला बॉल पे भी मेरे को वो स्ट्राइक दे सकता है, तो उसके दिमाग में एक चीज का प्रेशर नहीं होता है। और जब वो प्रेशर नहीं होता तो फिर वो सामने वाली टीम पे अटैक करता है। तो ये मेरे लिए बेस्ट 11 बन रहे हैं जो कि बॉलिंग में और बैटिंग में दोनों रोल प्ले बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। हार्दिक पांड्या विल बी द की। लोग बोल रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं, वसीम अकरम का भी था कि सूर्य कुमार यादव विल बी द सरप्राइज एलिमेंट, बट मुझे नहीं लग रहा है कि सरप्राइज एलिमेंट होंगे। सरप्राइज एलिमेंट एक ही होगा, वो है हार्दिक पांड्या। बैटिंग से भी, बॉलिंग से भी और फील्डिंग तो उनकी आपने देख रखा है कि किस लेवल की वो उसकी फील्डिंग होती है। अगर हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है तब इंडिया का बैलेंस बिल्कुल भी नलीफाई हो जाएगा। फिर ये होंगे कि स्पेशलिस्ट को ही खिलाना पड़ेगा आपको। जो टीम इंडिया के पास 3 ऑलराउंडर्स हैं वो तीनों ऑलराउंडर जान है, कोर जिसको मैं बोलता हूँ, जडेजा, पंत, पांड्या। मैं पंत को भी ऑलराउंडर ही मानता हूँ क्योंकि वो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी जो स्किल सेट है वो अलग लेवल की है, विकेट कीपिंग में भी और आपके बैटिंग में भी। एक तो वो आपको लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन देता है और दूसरा आपको ऑप्शन देता है कि उसको आप एज ए फ्लोटर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। नंबर 1 पे भी जा सकता है, नंबर 3 पे भी आ सकता है, नंबर 5 पे भी जा सकता है, नंबर 7 पे भी जा सकता है। तो जिस तरीके से आप उसे यूज़ करना चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हो।
तो ये रहा फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, इसको हम अब समअप करते हैं और अब उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा। और हम सभी टीम का स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट हम पाकिस्तान पर करेंगे और उसके बाद फिर हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की एक ही वीडियो में हम तीनों का कवर करके बिफोर एशिया कप हम सभी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको शो करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कोविड केसेस फिर से बढ़ रहे हैं इंडिया में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।